मित्रों, यूं तो ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाना नामुमकिन है, परंतु हम मनुष्य हमेशा से ही ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासु बने रहे हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यहाँ हम कैसे आए और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। और यही जिज्ञासा बहुत से सवालों को जन्म भी देता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार फिलहाल ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसे समझने के लिए दो थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। पहली थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और दूसरी थ्योरी क्वांटम मैकेनिक की है। दोस्तों, अगर इस ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी से बड़ी वस्तु की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे तारे, ग्रह, उल्कापिंड, गैलेक्सीज आदि, और इनके व्यवहार तथा ग्रेविटी से इनको रिलेशन को समझने के लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग करते हैं, जबकि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर और एनर्जी और उसके मास को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों ही अपने डोमेन में बिल्कुल सही से काम करते प्रतीत होते हैं। यानी कि अगर कोई बड़े आकार की वस्तु है तो उस पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगा, और वहीं कोई वस्तु बहुत ज़्यादा छोटी है तो उस पर क्वांटम मैकेनिक की थ्योरी काम करेगा। न्यूटन ने आकाशीय पिंडों के बारे में समझने के लिए एक थ्योरी दी थी। न्यूटन के अनुसार दो वस्तु के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स तात्कालिक होता है, मतलब कि अगर वो वस्तु एकदम से ब्रह्मांड से गायब हो जाएगी तो उसकी ग्रेविटी भी तुरंत समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए चलिए कल्पना करते हैं किसी दिन एकदम से आकाश से सूरज गायब हो जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो क्या हमें इसका पता तुरंत चल जाएगा या कुछ घंटे पश्चात कि अब ब्रह्मांड में सूरज का अस्तित्व नहीं है? और इसका जवाब है नहीं। हमें इसका पता 8 मिनट 20 सेकंड के बाद चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का ही समय लेती है। लेकिन न्यूटन की बात माने और उनके अनुसार ग्रेविटी का प्रवाह तात्कालिक होता है। इसको देखा जाए तो अब अगर सूरज कभी नष्ट भी होगा तो हमें सूरज के नष्ट होने का पता तुरंत चल जाएगा। यहाँ तक कि सूरज की प्रकाश धरती पर आने से पहले ही लग जाना चाहिए। परंतु इस परिस्थिति में एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज नहीं है, और अगर न्यूटन की माने तो ग्रेविटेशनल फोर्स तात्कालिक होता है, यानी कि सूरज जैसे ही खत्म होगा सूरज का ग्रेविटी का प्रवाह पूरे सौरमंडल में तुरंत खत्म हो जाएगा। समय पश्चात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों को चुनौती देते हुए एक थ्योरी दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रह ये कर्व्ड स्पेस को फॉलो करते हैं, न कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो चलिए पहले जान लेते हैं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और ये कैसे काम करता है। मित्रों, इस ब्रह्मांड में कण कण में एक चीज कांस्टेंट है और वो है गति, और गति ब्रह्मांड की जन्म से ही रही है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोगों ने गति को भौतिक तरीके से करीब 300 साल पहले ही पहचाना, जब दुनिया ने गति के नियमों को एक नए नाम से पहचाना। न्यूटन के गति के नियमों ने इस दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिखाया। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसी गति को बढ़ा भी सकता है और उसे घटा भी सकता है। अब लोगों ने गति को समझा, लेकिन अब एक समस्या सामने आई कि इस गति का निर्धारण कैसे किया जाए। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और आपका एक मित्र एक ट्रेन में बैठा है, और वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके सामने से जैसे ही ट्रेन आपके सामने से गुजरी तो आपने देखा कि आपका मित्र उस ट्रेन के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक उसी समय ट्रेन में बैठा आपका दोस्त देखता है कि ट्रेन के अन्य लोग भी बैठे हैं और स्थिर हैं, मतलब ट्रेन में मौजूद सभी व्यक्ति की गति 0 है। और यही समस्या उत्पन्न होती है कि ट्रेन की गति का अनुमान किस पर निर्धारित किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान या फिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस व्यक्ति के अनुमान के। और दोस्तों, इसका जवाब था
कि दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गति का मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुमान स्थिर होकर लगाया जा रहा है या गतिशील होकर। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत विज्ञान की दृष्टि से बेहद खास रहा, क्योंकि यह वो दौर था जब फिजिक्स साइंस में क्रांतिकारी सिद्धांत सम्मिलित हुए, और यही वह दौर था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स की दुनिया में अपना योगदान भी दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणा कल्पना में जन्म लेती थी और शोध द्वारा साबित भी होती थी। जहां पर आम लोगों की सोच खत्म हो जाती थी, वहां से एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच शुरू होती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की, ऐसा क्या कारण है कि हर स्थिति में प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट यानी कि नियत रहती है। उन्होंने कल्पना की, ऐसी क्या घटना घटेगी जब वह प्रकाश की गति से ट्रेवल करेंगे। कल्पना करने के साथ उन्होंने गति के फॉर्मूले को भी ध्यान में रखा। उन्होंने अपनी कल्पना में पाया कि किसी भी चीज की गति दूरी और समय के अनुपात पर निर्भर करता है। अब अगर प्रकाश की गति कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि दूरी और समय अपने आप को बदल रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देती, बल्कि इसका बचाव करती है। और प्रकृति का ऐसा ही एक फंडामेंटल लॉ है प्रकाश की गति, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है, जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलती। और प्राकृतिक इस फंडामेंटल लॉ यानी कि प्रकाश की गति को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम को ही बदल देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार था। चलिए आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें अपने पुराने उदाहरण को दोहराना होगा। मान लीजिए कि आपका दोस्त जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है, उसके पास एक घड़ी है और आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और आपके पास भी एक घड़ी है। जब आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, उस समय आपकी घड़ी का समय और आपके दोस्त की घड़ी का समय एक समान है। अब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन को देख रहे हैं जिसमें आपका दोस्त बैठा है। तो आपने देखा कि जो प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन थी, उसकी लंबाई बहुत कम हो गई है और ट्रेन में आपके दोस्त के पास जो घड़ी मौजूद है, उसका समय आपकी घड़ी के समय की अपेक्षा बहुत धीमे चल रहा है। और इसका कारण है कि प्रकृति अपने फंडामेंटल लॉ को टूटने से बचा रही है। इस वजह से ट्रेन की गति प्रकाश की गति के बराबर रखने के लिए स्पेस और टाइम दोनों ही बदल गई है, यानी कि ट्रेन की लंबाई और ट्रेन में मौजूद घड़ी दोनों का समय बदल गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, उसके लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ट्रेन में बैठा आपका दोस्त ऑब्जर्व करता है कि ट्रेन की लंबाई वही है जो पहले थी और उसके पास जो घड़ी मौजूद है उसमें समय की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। पर आप प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं कि आपका दोस्त जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लंबाई भी कम हो गई है और समय भी धीमा हो गया है। परंतु आपके दोस्त के नजरिए से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यह हुआ कैसे? हम देखते हैं वह दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। यह तो प्रकृति का कमाल है जिसने दोनों के नजरिए को बदल दिया। जब एक हफ्ते के सफर के पश्चात आपका दोस्त ट्रेन से बाहर निकलेगा तो वह इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। वह देखेगा उसके पास जो घड़ी थी उसके अनुसार अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बीता है, लेकिन आपकी घड़ी के अनुसार पृथ्वी पर सालों बीत चुके हैं, क्योंकि आपकी घड़ी के मुकाबले आपके दोस्त की घड़ी धीमी चल रही थी। आपका दोस्त आपको देखेगा कि आप पहले से ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसकी उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को आप अपने दोस्त के लिए भविष्य की दुनिया बोल सकते हैं, जिसमें वह एक हफ्ते के सफर के बाद पहुंच गया, लेकिन अब वह भविष्य के उस दौर से वापस नहीं लौट सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेस और टाइम की इस कल्पना ने क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट यानी टाइम ट्रैवल जैसी अवधारणा को जन्म दिया। इससे पहले लोगों का यह मानना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह समय की रफ्तार एक समान है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह टाइम और स्पेस अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं।
एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेस और टाइम का यह कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर सिद्ध किया, लेकिन इस पर परीक्षण करना अभी बाकी था। 1977 में नासा ने सैटेलाइट में कुछ घड़ियां लगाकर छोड़ दी, जिनका समय पृथ्वी की घड़ियों के अनुसार सेट किया गया था, लेकिन अंत में जाकर सैटेलाइट की घड़ियां का समय पृथ्वी में मौजूद घड़ियों से धीमे चल रहा था। हालांकि पृथ्वी में मौजूद घड़ियों और सैटेलाइट में लगी घड़ियों का कोई ज्यादा अंतराल नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं यह एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस सिद्धांत को सपोर्ट कर रहा था। हमारे इतने विकसित होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आइंस्टाइन के सिद्धांत को साबित कर पाए, क्योंकि आइंस्टाइन के सिद्धांत करने के लिए हमारे पास प्रकाश की गति से चलने वाला यान होना चाहिए, जो कि असंभव है। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाते हुए कहा और साथ एक इक्वेशन दिया जो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गया, जो था E=mc²। मतलब कि किसी भी वस्तु का मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी समय की तरह रिलेटिव है, मतलब किसी भी वस्तु की गति बढ़ने पर उसका मास भी बढ़ेगा, वह भी वस्तु के आकार में बिना बदलाव के। आइंस्टाइन के इस इक्वेशन E=mc² के आधार पर वैज्ञानिक ने आगे चलकर परमाणु बम का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहली बार हुआ और नागासाकी शहरों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने इक्वेशन E=mc² देने का बड़ा दुख हुआ। स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, आइंस्टाइन ने इस बात को साबित कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई थी कि स्पेस और टाइम एक्सेलरेटेड फ्रेम किस तरह से बर्ताव करते हैं। मित्रों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज की स्थिति पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 साल बाद हमारी पृथ्वी कहाँ होगी या फिर सूरज कब खत्म होगा, यह ब्रह्मांड में दिखने वाले सभी ग्रह एक साथ एक सीध में कब आएंगे। ब्रह्मांड को अगर हम क्वांटम लेवल पर देखें तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। क्वांटम की दुनिया में ना तो न्यूटन की गति के नियम काम करते हैं, ना ही आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम की दुनिया में ये दोनों नियम खत्म हो जाते हैं। क्वांटम की दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है। इस दुनिया में अप्लाई होने वाले नियम क्वांटम की दुनिया में काम नहीं करते। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर एटम से मिलकर बना है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब अगर इसे उदाहरण के जरिए समझें तो ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें फिक्स्ड हैं। हम एक बार में सिर्फ एक काम कर सकते हैं। हम एक समय पर केवल एक ही जगह पर उपस्थिति हो सकते हैं। हमारे पास कहीं जाने के लिए डायरेक्शन होती है। साथ ही हमारे ग्रह कितने हैं इनको हम गिन सकते हैं। इन्हें गिना जा सकता है क्योंकि यह एक समय पर एक ही जगह दिखते हैं। परंतु क्वांटम की दुनिया इससे अलग है। क्वांटम की दुनिया में इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्वांटम की दुनिया में हम एक ही समय पर एक से ज़्यादा जगह उपस्थिति हो सकते हैं और एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्वांटम की दुनिया में हम किसी भी चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके आगे क्या होगा, और इसीलिए यहाँ पर न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के नियम काम नहीं करते। तो अब ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इस पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से डिफाइन कर सकती है, जो कि क्वांटम मैकेनिक और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों को डिफाइन कर दे? दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड को क्वांटम और यूनिवर्सल दोनों लेवल पर ही डिफाइन करती है। स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल को भी डिफाइन करती है। तो चलिए जानते हैं ये स्ट्रिंग थ्योरी इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी पार्टिकल को कैसे एक्सप्लेन करती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हम क्वांटम यूनिवर्स में जा सकते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीपल डायमेंशन का भी पता चल सकता है तथा बिग बैंग से पहले साथ ही बिग बैंग से जुड़े हुए सवाल भी जानने को मिलते हैं, जो कि सदियों से मानव के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में पार्टिकल के आपस में इंटरेक्ट करने के प्रभाव का अध्ययन बताता है कि चाहे ये इंटरेक्शन कैसी भी हो, हम इन्हें 4 फोर्सों में बांट सकते हैं और इन फोर्स को 4 फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये चारों फंडामेंटल में सबसे कमजोर होता है।
पर ब्रह्मांड में इसका दायरा सबसे ज्यादा होता है और यही कारण है कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और चांद पृथ्वी का। वहीं बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो इसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका अनुभव करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्सेस की। वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियर के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ कर रखता है और इसकी शक्ति का अंदाजा इसके हीलियम एटम से लगाया जा सकता है, जिसके न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं जो आपस में सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे से दूर भागते हैं। परंतु इसके बावजूद भी यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें पकड़े रखता है। तो चलिए अब जानते हैं ये स्ट्रिंग क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती। अब अगर हम एटम को स्मॉल स्केल पर देखते हैं तो हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को भी स्मॉल स्केल पर कर दे तो हमें क्वार्क्स मिलते हैं। अब अगर हम क्वार्क्स को भी छोटे लेवल पर तोड़ दें तो हमें स्ट्रिंग मिलेंगे, जो दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ है। और स्ट्रिंग की लेंथ प्लैंक लेंथ के बराबर होती है, यानी कि 10⁻⁻35 मीटर। परंतु समस्या यह है कि फिलहाल हम उन स्ट्रिंग को देखने में सक्षम नहीं हैं। यह सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। ये इतनी छोटी होती है कि इन्हें किसी भी चीज़ से देखना असंभव है। और अगर बात करें ऐसा क्यों है, तो हम बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए फोटोन की ज़रूरत होती है। जब फोटोन किसी भी चीज़ से टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है, तब जाकर हम उस वस्तु को देखने के सामर्थ होते हैं। परंतु स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि फोटोन वेवलेंथ के साथ टकराव नहीं कर पाती और वहाँ से गुजर जाती हैं, जिसके कारण हम स्ट्रिंग को नहीं देख पाते और अभी तक यह असंभव बना हुआ है। स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन शेप में होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये स्ट्रिंग सिर्फ एक क्लोज शेप में हो या एक स्ट्रिंग शेप में, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं। ये दोनों तरफ से खुले हो सकते हैं या फिर दोनों तरफ से बंद हो सकते हैं या फिर खींचे हुए भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग अलग अलग पैटर्न में अलग अलग तरह से वाइब्रेट करते हैं, जो कि इनके शेप को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए जब हम पत्थर को देखते हैं तो उसमें मौजूद स्ट्रिंग अलग ढंग से काम करता है। वहीं अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारे सेल्स के अंदर स्ट्रिंग अलग ढंग से काम करता है और इनके अलग अलग वाइब्रेट और अलग ढंग से काम करने की वजह से हम देख पाते हैं कि वो पत्थर ठोस का बना हुआ है और हमारा शरीर लचीला एवं कोमल बना पड़ा है। ये ठीक वैसा ही है अगर हम लाइट चार्ट की बात करें कि अलग अलग वेवलेंथ पर हमें अलग अलग लाइट के कलर्स देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग थ्योरी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये थ्योरी ऐसे आयाम में काम नहीं करती है जहां सिर्फ 3 आयाम हो, क्योंकि स्ट्रिंग को काम करने के लिए कोई ऐसा ब्रह्मांड चाहिए जहां 10 डायमेंशन हो, साथ ही एक समय का भी डायमेंशन हो। पर अभी तक जैसा हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड सिर्फ 3 आयामी और एक समय आयामी ही ब्रह्मांड है और इसी कारण से यह थ्योरी इस ब्रह्मांड में काम नहीं करनी चाहिए। परंतु दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम एक स्टैंडर्ड मॉडल को ड्राइव कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बाकी 6 डायमेंशन कहाँ हैं, और अगर वो इस ब्रह्मांड में ही स्थित है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इसका जवाब है कि डायमेंशन 2 तरह के होते हैं, एक बहुत बड़े, दूसरा बहुत छोटा। उदाहरण के लिए जब हम दूर स्थित एक केबल वायर को देखते हैं तो हमें सिर्फ 1 डायमेंशन लगता है। वायर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके लिए यह 1 डायमेंशन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बाकी के 6 डायमेंशन भी हमारे ब्रह्मांड में स्थित हो, हम सिर्फ देख नहीं पा रहे हो। दोस्तों, जो भी हो, पर अभी स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ एक पेपर थ्योरी है। अभी तक यह पता लगाना असंभव है कि स्ट्रिंग वास्तव में है भी या फिर नहीं।